हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 वालों के बारे में। कक्षा 10 का एक वीडियो कल ही पड़ा है। किसका? कक्षा 10 का एक वीडियो पहले ही पड़ा है जो पार्ट 1 था। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 यानी रसायन विज्ञान के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें बचे हुए फर्स्ट चैप्टर हम अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ रहे थे। वो जो बचा हुआ है उसमें उसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था रासायन क्षारों के रासायनिक गुण। ठीक है, क्षारों के रासायनिक गुण यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और अम्ल की प्रबलता के बारे में भी शायद हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, शायद नहीं पढ़ा था। लेकिन फिर अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता के बारे में, तो जिन अम्लों तथा क्षारों के आयनन की मात्रा अधिक होती है उन्हें क्रमशः प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार कहते हैं। इसी प्रकार जिन अम्ल तथा क्षारों में आयनन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उन्हें क्रमशः दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार कहते हैं। मतलब जिन अम्ल या फिर क्षार में क्या होती है? आयनन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो अगर आयनन की मात्रा अधिक होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रबल। ठीक है। जिनमें मात्रा अधिक होगी वो होगा प्रबल, और जिनमें मात्रा कम होगी वो होगा आपका दुर्बल। क्या होगा? दुर्बल। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जिनमें कम होगी वो दुर्बल और जिनमें ज़्यादा होगी वो प्रबल। अब बात कर लेते हैं सूचक। सूचक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है, अम्ल क्षार सूचक वे रंजक पदार्थ हैं जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग भिन्न हो जाता है। इनके व्यवहार की व्यवस्था ओस्टवार्ड तथा किसके क्विनोनाड नायड के सिद्धांत द्वारा की जाती है। ठीक है। तो ये देखिए, अम्ल क्षार सूचक वे रंजक पदार्थ हैं जिनकी अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग भिन्न हो जाता है। तो रंग क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। जैसे लाल लिटमस को नीला कर देना, नीला लिटमस को लाल कर देना। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है लिटमस पेपर। उसके बाद ये देखो, फिनाल फिनाल फथलीन या फिर मेथिल ऑरेंज आदि इसी तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे आगे देखिए, एक सारणी दी हुई है जिसमें सूचक दिया रहेगा, पीएच परास दिया रहेगा, उसके बाद रंग बताया रहेगा अम्ल का, फिर क्षार का। इसमें हम किसके किसके बारे में? हल्दी, लिटमस और मेथिल ऑरेंज, उसके बाद फिनाल्फथैलीन के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सारणी आपकी ये दी हुई है। तो यहाँ पे पहले वाले में सूचक दिया हुआ है, मतलब सूचक के बारे में बताया जाएगा कौन सा सूचक रहेगा। फिर उसका पीएच परास बताया जाएगा क्या रहेगा। उसके बाद रंग बताया जाएगा आपका कि रंग क्या रहेगा। रंग में दो, एक तो आपका अम्ल का बताया जाएगा कि अम्ल में रंग क्या होगा, और दूसरा आपका बताएगा क्षारीय माध्यम में रंग क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिया हुआ है फिनाल्फथीन थलीन के बारे में। तो यहाँ पे इसका देखो, इसका पीएच मान क्या होता है? तो 8.4 से लेकर 10 तक होता है। ठीक है। ये अम्ल में क्या होते हैं? अम्लीय माध्यम में रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता अम्लीय माध्यम में। लेकिन वहीं अगर बगल में क्षारीय के बारे में बात करें तो क्षारीय में क्या गुलाबी या फिर लाल हो जाते हैं। अब देखिए, मेथिल ऑरेंज की बात करें, क्या मेथिल ऑरेंज की बात करें तो मेथिल ऑरेंज में इनका पीएच मान क्या होता है? 4.4 से 5 तक होता है। इनका अम्लीय देखिए, अम्लीय माध्यम में इनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और बगल वहीं पे क्षारीय माध्यम में बात करें तो क्षारीय माध्यम में इनका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। अगली बार बात करें लिटमस के बारे में, तो लिटमस के बारे में देख लेते हैं। लिटमस में भी उसका मान उतना ही, पीएच मान उतना ही लिटमस का कोई पीएच मान नहीं होता है। ठीक है। हल्दी के बारे में बात करें तो हल्दी का भी कोई पीएच मान नहीं होता है। तो लिटमस की बात करें तो लिटमस जो है ये अम्लीय माध्यम में क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और क्षारीय माध्यम में क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। अम्लीय माध्यम में हल्दी क्या करें बताएं तो यहाँ पे पीली होती है, और जैसे क्षारीय माध्यम में जाती है तैसे वो क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। ये सारणी आपको समझ में आ गई होगी जहां तक हम उम्मीद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाली सारणी आपकी कंप्लीट हुई। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन
में उपस्थित हाइड्रोजन आयनन के ग्राम आयनों या मोल की संख्या को उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी विलयन का 1 लीटर, देखो 1 लीटर है कोई विलयन, उसमें जो हाइड्रोजन उपस्थित होती हैं, हाइड्रोजन आयन जो उपस्थित होते हैं के ग्राम आयनों की या फिर मोल की संख्या क्या होती है? विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। ठीक है, इसे H प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में उपस्थित, यहां तक देखो, यहां तक हो गया, उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयनों के ग्राम आयनों तथा मोलों की संख्या को उस विलयन का क्या हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण कहते हैं। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है कि इसे H प्लस द्वारा, मतलब H या हाइड्रोजन के ऊपर धनायन जो होता है, धन लगा के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन में ग्राम आयनों तथा मोलों की संख्या उस विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण कहलाता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन होता है वैसे ही हाइड्रोक्साइड भी होता है। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे OH की पावर -1, ओ केवल माइनस, या फिर जिससे OH ऋणायन कहते हैं, संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है ये देख लेते हैं। तो देखिए, जल में आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर जल की उपस्थिति हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण, देखो हाइड्रोजन धन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण OH ऋणायन के गुणनफल के बराबर होता है। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जल का आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों, अब देखो जल का, देखिए क्या बोल रहा है, आयनिक गुणनफल मतलब स्थिर ताप में, मतलब उसका ताप एक जगह पे रुका हो, वहां पे उपस्थित क्या, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण दोनों का गुणा कर देते हैं, उसके बराबर होता है। और उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पे K और छोटा सा W लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको आपको ये पूरा समझाया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थात मतलब KW इक्वल टू H धनायन, दूसरे ब्रैकेट में OH ऋण आयन। ठीक है, 25 डिग्री, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयनिक गुणनफल का मान लगभग 1 × 10 की पावर -14 क्या होता है, 1 × 10 की पावर -14 होता है। उदासीन विलयन जैसे जल के लिए क्या होता है, 1 मिनट ये थोड़ा चेंज कर ले। उदासीन विलयन जैसे जल के लिए क्या होता है, H प्लस इक्वल टू OH, H प्लस कह रहे हैं, हाँ, या फिर H प्लस कहो, या हाइड्रोजन धनायन प्लस OH ऋणायन, H धनायन प्लस बराबर OH ऋणायन, या फिर H धनायन का स्क्वायर बराबर 1 इंटू, यहाँ पे देखो इसका मान रख देंगे। ठीक है, फिर 1 × 10 की पावर -14, फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, H धनायन इक्वल टू 1 × 10 की पावर -7 इक्वल टू OH ऋणायन के बराबर है। ठीक है, अभी देख लेते हैं pH पैमाना के बारे में। किसके बारे में? pH पैमाना के बारे में आपके सामने बहुत बार बात की गई होगी और आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, तो कोई बात नहीं, आज समझ लीजिएगा आप। तो pH पैमाना क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को pH कहते हैं। ठीक है, यहां तक ये आपने पढ़ा। अभी आगे देखते हैं।
ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, व्युत्क्रम के लघुगणक को पीएच कहते हैं। उसके आगे आप देखिए तो इतना आपको यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। जैसे पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच धनायन इक्वल टू लॉग 1/h धनायन, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है एच धनायन इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH। इसी प्रकार पी ओ एच बराबर माइनस लॉग ओ एच ऋणायन इक्वल टू लॉग 1/OH ऋणायन तथा पीएच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14, ठीक है। पीएच पैमाने का मान 0 से 14 के मध्य होता है। अम्लीय विलयन के लिए H प्लस बड़ा होता है ओ एच, देखिए H धनायन बड़ा होता है OH ऋणायन तथा पीएच बड़ा छोटा होता है 7POH 7 से, और यहाँ पे POH बड़ा होता है 7 से, ठीक है। उसी प्रकार से बताया गया है उदासीन विलयन के लिए H प्लस या H धन आयन बराबर OH ऋण आयन तथा पीएच बराबर POH बराबर 7 को रखते हैं, ठीक है। क्षारीय विलयन के लिए क्या करते हैं, क्षारीय विलयन में H धनायन छोटा होता है OH ऋण आयन से तथा पीएच बड़ा होता है 7 से और POH छोटा होता है 7 से। यहाँ पे ये आपको पूरा बता दिया गया है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उदासीनी अभिक्रिया के बारे में, यह अभिक्रिया इसमें जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसमें जलीय विलयन अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनी अभिक्रिया देखिए, उदासीनीकरण उदासीनीकरण ऊष्मा के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ देते हैं। एक ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयन की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। तो क्या होती है कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार का क्षार तथा एक ग्राम तुल्यांकी भार का अम्ल के तनु विलयन से परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्सर्जित जो ऊष्मा निकलती उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। चूंकि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार तनु विलयन में पूर्णतया आयनित होकर H धनायन तथा OH ऋण आयन देते हैं, जो संयोग करके H2O बना लेते हैं, ठीक है। फिर प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा वास्तव में H प्लस एवं OH आयनों द्वारा जल H2O की संभवन ऊष्मा है, जिसका मान सदैव -13.7 किलो कैलोरी होता है। यह कारण है कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सदैव स्थिर -13.7 कैलोरी होता है, ठीक है, मान होता है। अब बात कर लेते हैं कि लवण क्या होता है। लवण के बारे में बात कर लेते हैं, काफी देर से लवण आ रहा था तो देख लेते हैं। तो किसी जल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। लवण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य लवण, एक होता है अम्लीय तथा क्षारीय लवण। तो सामान्य लवण वह सरल लवण में विस्थापनीय H धनायन तथा OH ऋण आयन उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें कोई भी H प्लस आयन और OH ऋण आयन उपस्थित नहीं होता है, सामान्य लवण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl KCl, ठीक है। NaCl किसको कहते हैं, नमक को कहते हैं। अब देख लेते हैं अम्लीय एवं क्षारीय लवण। तो लवण देखिए, एक मिनट, लवण अम्लीय क्षारीय लवण वह लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस आयन तथा OH ऋण आयन उपस्थित होते हैं, क्रमशः अम्लीय लवण तथा क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो NaHCO3, अब देखो यहाँ पे H उपस्थित है, यहाँ पे देखो KHCO3 के यहाँ देखिए H यहाँ पे उपस्थित है आदि, इसी प्रकार से देख सकते हैं,
ठीक है। अगले में तीसरे नंबर पे देखते हैं मिश्रित लवण। वह लवण जिनमें एक से अधिक अम्लीय तथा अथवा क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं, जैसे NaKSO4 और उसके बाद CaCO, CaOCl2, ठीक है, आदि। द्विक लवण वे दो सरल लवण जो वे दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण द्विक लवण कहलाते हैं। इनमें सरल लवणों की का अनुपात निश्चित होता है। उदाहरण के लिए मोहर लवण, ठीक है, ये देखिए फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 का होल टॉयज SO4 6H2O, एलम आदि, ठीक है। यहाँ पे 5वें नंबर पे देख लेते हैं, तो 5वें नंबर पे दिया हुआ है शंकर लवण। वह लवण जिनमें आयन आज उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसंयोजन बंध बनाते हैं संकर लवण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6, ठीक है, एक ब्रैकेट में है। अब देख लेते हैं लवण का जल अपघटन। लवण का जल अपघटन कैसे होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो लवणों के जल में विलय करने पर ये आयनों के में विभाजित हो जाते हैं। इस घटना को लवण का जल अपघटन कहते हैं। तो क्या होता है कि लवणों को जल में विलय करने पर ये क्या होते हैं, दो जगह में विभाजित हो जाते हैं, दो आयनों में विभाजित हो जाते हैं माइनस प्लस में। तो उसी को क्या कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं, लवणों का जल अपघटन कहते हैं। लवणों के जल अपघटन द्वारा प्राप्त विलयन की प्राकृतिक इसके द्वारा प्राप्त अम्ल तथा क्षार की प्रबलता पर निर्भर करती है। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण उदाहरण जैसे Na2CO3 CH3 COO या फिर KCN का जल अपघटन करने पर प्राप्त विलयन क्षारीय होता है, अर्थात विलयन का pH मान 7 होता है, 7 से अधिक होता है। यहां पर देख लेते हैं अगला नंबर, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने, ये तो वही है अभी देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण उदाहरण NH4Cl CuSO4 FeCl3 का जल अपघटन करने पर प्राप्त अम्लीय विलयन, अतः इसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण उदाहरण NH4 का होल टॉयज CO3 CH3 COONH4 का जल अपघटन करने पर प्राप्त विलयन दुर्बल अम्लीय या क्षारीय या लगभग उदासीन होता है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण उदाहरण NaCl KCl जल अपघटित नहीं होते हैं, अतः इनके जलीय विलयन का pH 7 होता है। pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आज आपका ये वीडियो समाप्त हुआ, मतलब ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ यहीं से। फिर आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, इसका एक पार्ट 1 बन चुका है। क्या यहाँ पे देखिए पार्ट 1 क्या हुआ है, बन चुका है, और पार्ट 1 हमने डाल रखा था, ये पार्ट 2 था। इससे अब आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। और यहाँ पे आज देखिए, ये आज पार्ट 2 की बात की जा रही, तो यहाँ पे ये कौन सा होगा, ये आज पार्ट 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।